अस्सलामुअलैकुम। बेटा हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगे हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑफ हैलाइड्स पढ़े थे, ठीक है। तो हमने उसमें क्लोराइड का पढ़ा, ब्रोमाइड का पढ़ा और आयोडाइड का पढ़ा, और उसमें हमने ये पढ़ा बेटा कि ये जो सिल्वर हैलाइड्स होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी एक्वस अमोनिया में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल होता है, सिल्वर ब्रोमाइड पार्शली सॉल्युबल होता है डाइल्यूट अमोनिया में, और कंसंट्रेटेड अमोनिया में पूरा सॉल्युबल होता है कंप्लीटली। और बेटा सिल्वर आयोडाइड एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल नहीं होता। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। तो आज की हेडिंग का नाम है रीडॉक्स रिएक्शंस बेटा। रेडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस हमारे सिलेबस में दो तरह के हैं, याद रखिएगा। एक वही बेटा जो आपने ओ लेवल में पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन है जो हमने ओ लेवल्स में नहीं पढ़े, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजन ओ और ए लेवल में फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ आप मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के वर्ड यूज़ करते थे। यहाँ आपने मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के वर्ड यूज नहीं करने, यहाँ आपने स्ट्रॉन्गर और वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के वर्ड यूज करने। हमें ये बात पता है बेटा कि हेलोजेंस के अंदर टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज होती है और रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है। तो अब हम मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव की जगह बेटा स्ट्रॉन्गर और वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्ड यूज करेंगे। बाकी एज इट इज वही इक्वेशंस है बेटा जो आपने ओ लेवल में हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में पढ़ी है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस दो तरह के हैं। हमारा पहला रिएक्शन जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रिडॉक्स। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा, डेफिनेशन के लिए फॉर्मेलिटी बस मैं आपको इसकी डेफिनेशन वापस से लिख देता हूं एक दफ़ा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है अ रिएक्शन इन विच a reaction in which more reactive element more reactive element displaces less reactive more reactive element displaces less reactive from its compound। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन होगी, ठीक है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल से ज़रा थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझा दूं। देखो बेटा, ये डेफिनेशन के अंदर भी मैंने बच्चों को हमेशा बोलता हूँ एक बात का ख्याल रखिएगा कि मोर रिएक्टिव, ठीक है, एलिमेंट फॉर्म में होना चाहिए, और बेटा लेस रिएक्टिव का कंपाउंड होना चाहिए, वरना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि क्या सोडियम क्लोराइड का क्लोराइड पोटेशियम ब्रोमाइड के ब्रोमाइड को डिस्प्लेस कर देगा, नो रिएक्शन। रीजन क्या है इस नो रिएक्शन का बेटा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए शर्त है कि एक एलिमेंट हो दूसरा कंपाउंड हो। ये दोनों कंपाउंड है, इसका मतलब है ये रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से बेटा अगर मैं यहाँ लिखूं Br2 एलिमेंट फॉर्म में ले लूं बेटा, और उसको मैं पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, और मैं चाहूं कि ये रिएक्शन हो जाए। अब एक सब्सटेंस एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है, नो रिएक्शन, अभी भी रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, कौन सा रूल वायोलेट हुआ है जो रिएक्शन नहीं हो रहा? तो आप कहेंगे सर आपने लेस रिएक्टिव को एलिमेंट रखा हुआ है और मोर रिएक्टिव को कंपाउंड रखा हुआ है, तो रिएक्शन तो नहीं हो सकता ना।
तो जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं बेटा, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट में होना चाहिए और लेस रिएक्टिव का कंपाउंड होना चाहिए। तो अब आप देखें जरा, मैं अगर इसे रिवर्स कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां लिख दूं बेटा Cl2 और इधर लिख दूं पोटेशियम ब्रोमाइड, क्या इस रिएक्शन को हो जाना चाहिए? आप कहेंगे यस, क्योंकि क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, एलिमेंट फॉर्म में है, ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है, कंपाउंड फॉर्म में है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट से कंपाउंड और लेस रिएक्टिव कंपाउंड से एलिमेंट, इसीलिए आप इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो बेटा ये बन जाएगा KCl और साथ में Br2, इधर टू लगाऊंगा तो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, इसे समझना अगर हो तो थोड़ा आसान ये है कि हम इसकी आयोनिक इक्वेशन बना लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मैं पोटेशियम से पोटेशियम को हटा देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास बच क्या रहा है जरा देखिएगा। ये बचेगा Cl2 प्लस 2Br गिव्स यू, ये हो जाएगा 2Cl नेगेटिव प्लस Br2 बेटा। क्लोरीन गैस फॉर्म में बबल की जाती है एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये ब्रोमाइड इज एक्वस, क्लोराइड इज एक्वस, और कोई भी हेलोजन अगर एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हो रहा हो तो उसके साथ स्टेट सिंबल में एक्वस लिखते हैं। अब आप देखें चेंज क्या आ रहा है, जरा देखते हैं। एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जीरो, ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया। अब आप चेक करें बेटा, क्लोरीन जा रहा है जीरो से -1 में, ठीक है। तो अगर कोई चीज जीरो से -1 में गई तो रिड्यूस हुई, और अगर ये रिड्यूस हुई बेटा तो ये एजेंट कौन सी हुई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से बेटा अगर आप ब्रोमाइड को देखें, ठीक है, तो ब्रोमाइड जा रहा है माइनस से जीरो में, ठीक है बेटा। ये देखो, माइनस से जीरो का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन हो गई, और बेटा अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये एजेंट कौन सा हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिडॉक्स हो गया, एक ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन दोनों हो रही हैं। अच्छा, अब आपको जैसे सपोज करो बेटा, ये जो मैंने नो रिएक्शन लिखा है ये वाला बेटा, ठीक है, इस नो रिएक्शन को चेक करें। अगर वो आपसे पूछेगा ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, तो अगर आप ओ लेवल्स में होते तो आप क्या बोलते? भाई लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और मोर रिएक्टिव कंपाउंड है, रिएक्शन नहीं होगा। अब वो कह रहा है कि नहीं, इसको इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्गर और वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। तो भाई ग्रुप 17 में टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज होती है। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ब्रोमीन इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ब्रोमीन क्लोराइड को क्लोरीन में नहीं भेज रहा। लेकिन बेटा जरा इस रिएक्शन को गौर से देखें, चेक करें, क्लोरीन ब्रोमाइड को ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्यों क्लोरीन ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है और क्यों ब्रोमीन क्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता? क्योंकि टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो ऊपर वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू नीचे वाले से बेटा। तो बस इतना सा फर्क है ओ लेवल्स और ए लेवल्स में, कि वहां आप स्ट्रॉन्ग और वी मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव के वर्ड यूज करते थे, यहाँ आप स्ट्रॉन्गर और वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्ड यूज करते हैं। मैं इसे लिख देता हूँ, आई होप इसे पेपर में आपको लिखने में जरा आसानी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं इन दोनों बातों को लिख देता हूँ, ठीक है, ये जो मैंने टिक लगाए हैं ना इन्हें मैं लिख देता हूँ। जैसे बेटा ब्रोमीन Br2 कैन नॉट oxidize chloride into chlorine, but
क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज bromide into bromine because down the group 17 down the group 17 oxidizing ability decreases, hence bromine is weaker oxidizing agent than क्लोरीन। तो देखिए बेटा, छोटा सा फर्क है बस। ओ लेवल्स में मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव के वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गर और वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्ड यूज करना चाहिए। दैट्स इट। तो ये हो गई एक एग्जाम्पल आपको और देके इस बात को खत्म करता हूँ बेटा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जरा देखिएगा। सपोज करो बेटा, अच्छा अब जैसे ब्रोमीन आयोडाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकती है, क्लोरीन दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो मैं कोई एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, तो मुझे यकीन है आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे बेटा एक रिएक्शन और लिखता हूँ, क्लोरीन है, अगर मैं इसे सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या ये रिएक्शन हो जाएगा? हाँ। आप गौर से देखें बेटा, डिस्प्लेसमेंट की शर्त पूरी हो रही है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव का कंपाउंड है, ठीक है। तो ये बना लेगा NaCl और साथ में बना लेगा I2। मोर रिएक्टिव एलिमेंट से कंपाउंड, लेस रिएक्टिव कंपाउंड से एलिमेंट, ठीक है। यहाँ टू लगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अच्छा है अगर हम इसे आयोनिक इक्वेशन में चेक करें, तो मैंने सोडियम से सोडियम हटा दिए बेटा। अब देखिए मेरे पास क्या बच रहा है। मेरे पास बच रहा है Cl2 प्लस 2I नेगेटिव gives you 2Cl नेगेटिव प्लस I2। बेटा स्टेट सिंबल में ये गैस हो गया, इसके साथ मैंने एक्वस लिखा, इसके साथ मैंने एक्वस लिखा, और हेलोजन जब एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनके साथ एक्वस लिखते हैं, ठीक है। चेक करते हैं व्हाट आर द चेंजेस। ये देखें बेटा, 0 था, -1 में चला गया। बताओ कोई चीज 0 से -1 में जाए तो क्या होती है बेटा? रिड्यूस होती है, ठीक है। ये हो गई रिड्यूस। और जो रिड्यूस हो बेटा, वो एजेंट कौन सा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप आयोडाइड की चेंजेस देखिए बेटा। आयोडाइड माइनस से गया है 0 में बेटा, ठीक है। क्या हुआ ये बेटा? ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइज होगा बेटा तो एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो ये वही रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा जो आपने ओ लेवल्स में पढ़े। अच्छा, इस वाली में एक ऑब्जर्वेशन आपसे पूछा, तो मैंने इससे पहले भी आपको बोला था। तो जो सोडियम आयोडाइड है, सोडियम ग्रुप 1 का है, तो सोल्यूशन कलरलेस होगा। तो ये कलरलेस टू येलो सोल्यूशन बनाता है, ठीक है, क्योंकि आयोडीन की वजह से। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन में लिखते हैं बेटा कलरलेस टू येलो सॉल्यूशन, ठीक है। आयोडीन जब एक्वस फॉर्म में हो बेटा तो येलो ऑरेंज टाइप का सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। ऑरेंज सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, वो येलो कलर का सॉल्यूशन बना रहा होता है, उसमें शेड आ रहा होता है ऑरेंज और येलो का, ठीक है। तो ये कलरलेस टू बिल्कुल ऑरेंज और येलो सॉल्यूशन बना लेता है। तो ये आयोडीन के लिए है, ठीक है। अब यहाँ मैंने ऊपर भी आपको याद होगा, मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाई थी बेटा, ये देखिएगा। गेट हियर, ये मैंने, ये देखो, एक्वस फॉर्म में आयोडीन ऑरेंज या फिर ऑरेंज येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो बस इसका ख्याल रखिएगा।
ऑब्जर्वेशन में कभी कभी आपसे ये पूछता है, ठीक है, इसको मैं ऑरेंज भी लिख दूं, ऑरेंज येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। तो ये बिल्कुल एज इट इज वही सब कुछ है बेटा जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, बस आपने वो मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव का वर्ड यूज नहीं करना, खत्म हो गई बात। ये तो सिंपल सा था, ठीक है। अब आते हैं हम अपने काम की। हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है ना, ये मैंने बन डाला है। हमारे पास जो दूसरा रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा, ये आपने आज तक कभी ना सुना ना देखा, ओ लेवल्स में नहीं देखा, ठीक है। हमारा जो सेकंड रिएक्शन है वो है, इंपॉर्टेंट भी है बेटा, रिएक्शन ऑफ concentrated sulfuric acid with सोडियम हैलाइड्स बेटा, सोडियम हैलाइड। मैं पहले इस हेडिंग के बारे में कुछ बातें आपसे कर लूं, फिर आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड खुद को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलता है। अच्छा, हेलोजेंस भी खुद को बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमने चेक करना है कि कंपैरेटिवली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हैलोजेंस में कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक बात। दूसरी चीज बेटा, हमने ये प्रूव करना है कि ग्रुप 17 में टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज होती है और रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है। ओके ये दो बातें प्रूव करनी है, ठीक है। पहली बात क्या थी कि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी नीचे कम हो रही है और रिड्यूसिंग बढ़ रही है। और पहली बात क्या थी बेटा कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में से और हेलोजन में से कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब ये टॉपिक खत्म हो और ये बातें आपको समझ में ना आए, इसका मतलब है बेटा आपको बात नहीं समझ में आई है। ओके, चले स्टार्ट करते हैं इनका आपस में कंपटीशन। हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कहा, if you are a strong oxidizing agent, stronger oxidizing agent, can you oxidize halides into halogens? कर सकते हो। सोडियम हैलाइड का मतलब ये हो गया कि सोडियम के साथ कोई भी हैलोजन हो। सोडियम हैलाइड को अक्सर तुम्हारा एग्जामिनर NaX भी लिखता है। हमेशा याद रखना केमिस्ट्री में एक्स जो होता है ना, ये हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। NaX का मतलब सोडियम क्लोराइड, NaX का मतलब सोडियम ब्रोमाइड, NaX का मतलब सोडियम आयोडाइड, ठीक है। अब देखिएगा हुआ क्या, पहला रिएक्शन देखिएगा, नंबर 1। हमने कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कहा बेटा, यानी H2SO4 से ये कहा, अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो क्या तुम सोडियम हैलाइड यानी सोडियम क्लोराइड में से क्लोराइड को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर सकते हो? हमने पूछा उससे। अगर सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोराइड को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl- से जीरो में भेज देगा? चेक करते हैं। जब हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाया तो सिर्फ एक स्टेप का रिएक्शन हुआ, जस्ट वन स्टेप। क्या? इसने बनाया बेटा NaHSO4 और साथ में बनाया HCl। अब जब हमने चेक किया तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6+, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2 क्लोराइड -1 क्लोराइड -1। इस रिएक्शन से मैंने क्या गेस किया, क्या मुझे समझ में आया? मुझे समझ में ये आया, ना किसी ने किसी को ऑक्सीडाइज किया, ना किसी ने किसी को रिड्यूस किया। तो मैं क्या कंक्लूजन निकालूं? मैं कंक्लूजन ये निकालूंगा
कि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ क्लोरीन इक्वल है, तभी तो ना किसी ने किसी को ऑक्सीडाइज किया ना किसी ने किसी को रिड्यूस किया, दोनों इक्वल है भाई। चलो, बात खत्म नहीं हुई। हमने सोचा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम हैलाइड में सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्ट करा के देखते हैं, चेक कर लेते हैं। हमारा सेकंड रिएक्शन देखिएगा बेटा, सेकंड रिएक्शन स्टेप नंबर 1 बेटा। पहले स्टेप में क्या हुआ, हमने जब सल्फ्यूरिक एसिड से कहा अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो जरा ब्रोमाइड को ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज करके दिखाओ। सल्फ्यूरिक एसिड ने कहा अभी कर देते हैं बॉस, ये ले NaHSO4 साथ में बना HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ जरा देखिएगा। स्टेप नंबर 2 में सल्फ्यूरिक एसिड ने HBr के साथ रिएक्ट किया बेटा, यानी जो HBr बना उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट किया और बनाया Br2SO2 और H2O बेटा। इधर मैंने 2 लगाया, इधर मैंने 2 लगाया, बैलेंस हो गई। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं यार, जब भी दो इक्वेशन सामने आए ना, जब भी उन्हें मर्ज करके पहले एक इक्वेशन बना लिया करो। पता है बहुत सारी बातें वैसी समझ में आ जाएंगी जब आप उन्हें मर्ज करके एक इक्वेशन बनाएंगे। अब दो इक्वेशंस को मर्ज करके एक इक्वेशन बनाने का रूल क्या है? रूल ये है कि अक्रॉस द इक्वेशन सेम सब्सटेंसेस के मोल्स सेम कर दो। आप चेक करें बेटा, अक्रॉस द इक्वेशन सेम सब्सटेंसेस हैं क्या, नजर आ रही है? अक्रॉस द इक्वेशन आप कहेंगे सर HBr ये रहा, HBr ये रहा, तो बेटा अक्रॉस द इक्वेशन सेम सब्सटेंसेस के मोल सेम करने के लिए आपको नहीं लगता मुझे पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए? मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 किया। अब जरा कॉन्सेंट्रेट करना, समझना बात को। देखो, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करके वापस से लिख रहा हूं, ये देखिएगा। 2 1s are 2, H2SO4, 2 1s are 2, NaBr, 2 1s are 2, NaHSO4 और बेटा 2 1s are 2, HBr। हम अक्रॉस द इक्वेशन सेम सब्सटेंसेस के मोल्स सेम करते क्यों है? कैंसिलेशन के लिए, ओ लेवल, ताकि क्या करें, कैंसिल करें। याद रखिएगा बेटा, वैसे तो ओ लेवल में बच्चों को ये बात चीख चीख के बताता हूं कि यार किसी भी केमिकल इक्वेशन में आपका जो एरो होता है ना, उसका मतलब होता है इज इक्वल टू। आप देखें ना, अगर कोई आपसे बोले यार आप अक्रॉस दी इक्वेशन सेम सब्सटेंसेस को कैंसिल क्यों करते हैं, क्योंकि अगर वैल्यूज इज इक्वल टू के अक्रॉस सेम हो तो आप उन्हें कैंसिल कर सकते हैं, दैट्स इट। तो इसका मतलब हुआ, एरो का मतलब होता है इज इक्वल टू एग्जैक्टली। अगर इज इक्वल टू के अक्रॉस चीजों को कैंसिल करते हो तो इज इक्वल टू के सेम तरफ वाली चीजों को क्या करोगे, ऐड। तो यही काम करूंगा, जरा देखिएगा बेटा, साथ दीजिएगा। देखो, इधर है 1 मोल और नीचे है 2 मोल्स, तो बताओ सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स हो गए, 3। मैंने लिखा 3H2SO4। अब मैं मर्ज कर रहा हूं, एक इक्वेशन बना रहा हूं, 3H2SO4 प्लस, सही है, HBr से HBr कैंसिल है, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, 2NaBr बेटा गिव्स यू, अब एरो के बाद वाली चीजें लिख देता हूं, जैसे Br2, जैसे SO2, जैसे
2H2O बेटा, जैसे 2NaHSO4। देखिए बेटा, चेक करते हैं क्या हुआ इसमें। अब देखो आसान है चेक करना। कैसे? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4। आप सोचो, अगर कोई चीज +6 से +4 में गई है बेटा, +6 से +4 में गई है तो क्या हो गई? रिड्यूस। और जो रिड्यूस हो रहा हो, एजेंट कौन सा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो बेटा, ब्रोमाइड -1 था, ब्रोमाइड -1 से पहुंचा कहाँ है? 0 में। तो अगर कोई चीज -1 से 0 में जा रही हो तो बेटा ये प्रोसेस क्या हो गया? शाबाश। और जो ऑक्सीडाइज हो वो एजेंट कौन सा हो गया? रिड्यूसिंग। हाय रिजवान, अब अगर काश तुम लोग मेरी बात को समझ लो। जब हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को कहा कि तुम अगर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो जरा क्लोराइड को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज करो, वो नहीं कर सका। नहीं कर सका। लेकिन जब हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कहा तुम ब्रोमाइड को ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर दो, कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, ऊपर से नीचे आते हुए हेलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज हो रही है, रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीज हो रही है। वो कैसे? आप इसे रिवर्स ऑर्डर में समझो। बताओ, पहले वाले रिएक्शन में क्या क्लोराइड ने सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस किया? नहीं। लेकिन बेटा जरा सेकंड इक्वेशन में देखो, क्या मैं कह सकता हूं मेरी सेकंड वाली इक्वेशन में जो ओवरऑल बनाई है, इस इक्वेशन में मैं कह सकता हूं ब्रोमाइड ने सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर दिया। भाई उल्टा करके देखो ना, तुम कह रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड ने ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज किया। बेटा मैं रिवर्स ऑर्डर में पढ़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं ब्रोमाइड ने सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। कहां से कहां भेज दिया? +6 से +4। अब थोड़ा सोचो, अगर सल्फ्यूरिक एसिड ब्रोमाइड को ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर सकता है और ब्रोमाइड से खुद रिड्यूस भी हो सकता है, +6 से +4 में जा सकता है, तो क्या सल्फ्यूरिक एसिड आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर सकेगा? यस ऑफ कोर्स करेगा। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी क्या होती है बेटा? डिक्रीज हो रही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। आ जाओ तीसरा और आखिरी रिएक्शन में, थर्ड रिएक्शन देखिएगा। फिर मैं एक साथ ही बहुत सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है? तीसरा रिएक्शन देखिएगा बेटा, स्टेप नंबर 1 देखिएगा तीसरे रिएक्शन का। नहीं, फ्लोरीन के दो हमारे सिलेबस में, और फ्लोरीन से तो होगा भी नहीं। वो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होते हैं फ्लोरीन के, और एस्टर्टीन बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है। मतलब एस्टर्टीन इज रेडियो एक्टिव, फ्लोरीन इज एक्सप्लोसिव। इसीलिए आपके सिलेबस के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो सिर्फ 3 के ही होते हैं। किसके? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने करे वो भी कितने के थे? 3। हमने फ्लोरीन का नाम ही नहीं लिया। अब यहां देखिएगा बेटा, हमने लिखा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हमने इससे कहा क्या तुम सोडियम आयोडाइड में से आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हो? इसने कहा हाँ। जरा देखिएगा बेटा क्या किया इसने। स्टेप नंबर 1 देखिएगा, इसने बनाया NaHSO4 और साथ में बनाया HI। स्टेप नंबर 2 देखिएगा बेटा, स्टेप 2 में इसने क्या किया? सल्फ्यूरिक एसिड ने वो जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना था उस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट वापस से किया, और बेटा रिएक्ट करने के बाद इसने बनाया आयोडीन हाइड्रोजन सल्फाइड, साथ में वाटर। बैलेंस कर देता हूं इस वाली इक्वेशन को पहले, ठीक है? ये बैलेंस हो गई। अच्छा, अब फिर से दो इक्वेशंस बन रही हैं।
मैं आपको हमेशा से सजेशन देता हूं, जब भी दो इक्वेशंस हो उन्हें मर्ज करके पहले एक इक्वेशन बना दो, आसानी हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखो, ऊपर वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन आयोडाइड नजर आ रहा है, नीचे वाली में भी हाइड्रोजन आयोडाइड है। बिफोर मर्जिंग टू इक्वेशन अक्रॉस द इक्वेशन सेम सब्सटेंसेस के मोल्स क्या होने चाहिए, सेम। बेटा नीचे वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन आयोडाइड के हैं 8 मोल्स, ऊपर वाली इक्वेशन में है 1 मोल। तो हम क्या करें, ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से बेटा, ताकि अक्रॉस द इक्वेशन सेम सब्सटेंसेस के मोल्स क्या हो जाए, सेम। बेटा मैं इसे वापस लिखने लगा हूं, ये देखिएगा, इसे वापस लिखने लगा हूं। 8 1 जा 8 H2SO4, 8 1 जा 8 NaI, 8 1 जा 8 NaHSO4 और 8 1 जा 8 HI बेटा, हो गया। अब हम अक्रॉस द इक्वेशन सेम सब्सटेंसेस के मोल सेम करते क्यों हैं, कैंसिल करने के लिए। कर देना बेटा, 8HI से 8HI कैंसिल। अब देखो तुम्हारे पास एरो से पहले क्या क्या बच रहा है। इस इक्वेशन में 1 मोल है और बेटा नीचे 8 मोल्स है, तो 8 और 1 कितने हो गए, सेम साइड वाली चीजें ऐड हो जाती है। आप कहेंगे 9H2SO4, ये देखिए, प्लस 8NaI gives you 4I2 plus H2S plus 4H2O plus 8। अभी बात नहीं खत्म हुई, ठीक है। अब देखिएगा इसमें चेंजेस। बेटा सल्फर +6 था, सल्फर -2 में चला गया। सोचो, कोई चीज अगर +6 से -2 में जावे तो क्या बोलोगे उसे, शाबाश। और जो रिड्यूस होगी बेटा उसे क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग। मानते हो। अब आ जा बेटा, आयोडाइड माइनस से पहुंचा 0 में। बेटा कोई चीज माइनस से 0 जाए तो क्या हो रही है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो रही है तो एजेंट कौन सी हुई बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ रहा है, क्या हो गई ये, रिड्यूसिंग एजेंट। अब बताओ, अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ब्रोमाइड को ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो मैंने आपसे क्या कहा था बेटा कि डेफिनेटली आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर सकता है, कर दिया। अब सवाल यह है कि ऊपर से नीचे ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज हो रही है, बट ये कैसे पता चल रहा है कि रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीज हो रही है। भाई ऑक्सीडाइजिंग डिक्रीज हो रही है, नजर आ रहा है, ठीक है। क्लोराइड को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज नहीं कर सका, ब्रोमाइड को ब्रोमीन में कर दिया, आयोडाइड को आयोडीन में कर दिया, आ रहा है, नजर आ रहा है। सवाल यह है कि यह कैसे प्रूव होगा कि ग्रुप 17 में ऊपर से नीचे आते हुए उनकी रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यह कैसे पता चलेगा, वो ही पता चल रहा है। जरा थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, एक पॉइंट बता रहा हूं, बड़ा टेक्निकल पॉइंट, लुक एट हियर। चेक कीजिए बेटा, जब आपने ब्रोमाइड यूज किया था, ब्रोमाइड, तो सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस हुआ कैसे, +6 से +4 में गया। भाई कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हुआ, दो, दो। मानते हो। आजा, जब आयोडाइड ने सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस किया बेटा, पता है कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस हो रहा है, आप सोचो, +6 से -2 में गया है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 8। अब सोचो,
ब्रोमाइड ने सल्फ्यूरिक एसिड को थप्पड़ मारा, रिड्यूस किया 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। जब आयोडाइड ने सल्फ्यूरिक एसिड को थप्पड़ मारा, रिड्यूस किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन के साथ बेटा? 8। हु इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ब्रोमाइड और आयोडाइड? इसका मतलब ग्रुप 17 में ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग एबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो आयोडाइड इज a stronger reducing agent than bromide. That is why sulfuric acid is gaining 8 electron when reacted with iodide. यही काम क्लोराइड नहीं कर सका। क्यों? ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होते, रिड्यूसिंग नहीं होते। और जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे बेटा, आपका जो हैलाइड्स है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होते जाएंगे। तो इन रिएक्शन से सिर्फ ये नहीं पता चल रहा ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीजेस, बल्कि ये भी पता चल रहा है कि रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीज, दोनों पता चल रहा है। थोड़े थोड़े मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ यार, आपको ऐसा ना हो बिल्कुल बाद में कंफ्यूज हो जाए, आपको याद ना रहे, तो मैं लिख देता हूँ बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के कोशिश करता हूँ लिख दूं। ये NaHO HSO4 जो है उसकी तो ऑक्सीडेशन नंबर वही रहेगा। ओके। अच्छा, एक बात याद रखना, आपने पूछा कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। हाँ है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में +6 है। हाँ है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में +6 है। हाँ है। तो याद रखिएगा, जब आप रेडॉक्स रिएक्शन ऑब्जर्व करते हो तो आप सिर्फ उन्हें कंसीडर करते हो जहां ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आया है, और जहां चेंज नहीं आया उसे इग्नोर करते हैं। ये तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, नहीं आया, तभी तो हमने उसे कंसीडर ही नहीं किया। हमने तो उसे कंसीडर किया जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आया है। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में, किसी भी, उन एलिमेंट्स को इग्नोर कर दिया करो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज ना आ रहा। सही है? सिर्फ उन्हें कंसीडर करोगे बेटा जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। इसीलिए तुम देखो, मैंने सिर्फ आखिरी वाली इक्वेशन में नहीं किया, मैंने सारी इक्वेशंस में इग्नोर कर दिया। किसे? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को, क्योंकि कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं है उसमें, छोड़ दिया मैंने। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखने की कोशिश करता हूं बेटा। मैं कोशिश करूंगा यार कुछ समराइज कर दूं बातों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड कैन नॉट oxidize chloride into chlorine, नहीं कर सकता। but oxidize bromide into bromine and iodide into iodine, because down the group oxidizing ability decreases बेटा। ठीक है, एक और स्टेटमेंट सुनिए। iodide is stronger reducing agent than bromide
That's why sulfuric acid is reduced by gain of 8 electrons when reacted with iodide ion। ठीक है, जबकि ब्रोमाइड के साथ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इस सवाल को, ये जो मैंने पॉइंट बताया, इसको और तरीकों से भी पूछता है, मैं बताता हूं। पहले ना मैं इस इक्वेशंस को वाइंड अप कर देता हूं, जरा क्या क्या पूछता था। देखिए बेटा, ये जो पहली इक्वेशन है ना आपकी फर्स्ट, इसमें ऑब्जर्वेशन आपसे पूछता है। मैं आपको इससे पहले भी क्लोराइड्स के साथ बता चुका हूं कि यार जहां पे HCl प्रोड्यूस हो रहा हो ना बेटा, वहां पे ऑब्जर्वेशन में लिखा करो स्टीमी फ्यूम्स, जहां जहां HCl प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये HCl है, हाँ है, तो मैं इसकी वजह से यहां लिख सकता हूं ऑब्जर्वेशन के अंदर बेटा स्टीमी फ्यूम्स। दोबारा देखिएगा नीचे वाली सेकंड इक्वेशन को, देखिए बेटा, इसमें ना ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्वेशन में लिखता है, ब्राउन फ्यूम्स। ऑब्वियसली किसको बोल रहा होगा बेटा? ब्रोमीन को बोल रहा होगा। और ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है बेटा, इसमें पर्पल फ्यूम्स बोलता है, ये पर्पल फ्यूम्स बोलता है, डेफिनेटली आयोडीन की बात कर रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक स्टेप और आगे, जरा देखिएगा। देखो बेटा, अब ना यहां पर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पास पेपर का बताता हूं, उससे तुम्हें और अच्छा समझ में आ जाएगा ये डाउन द ग्रुप वाली बात। जरा देखिएगा, अगर मैं 3 टेस्ट ट्यूब्स आपके सामने बनाऊं बेटा, जरा बस मेरे को थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अल्लाह करे चीजें आसान हो जाए आपके लिए। ये देखिएगा, ये बेटा 3 टेस्ट ट्यूब्स है, ठीक है। जरा पूरा समझिएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया उसको समझिएगा। इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग सोडियम हैलाइड्स रखे हुए हैं। इसमें रखा हुआ था सोडियम क्लोराइड, इसमें रखा हुआ था सोडियम ब्रोमाइड, और इसमें रखा हुआ है सोडियम आयोडाइड। ठीक है, आपने क्या किया, तीनों टेस्ट ट्यूब्स में कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड, इसमें भी डाला, इसमें भी डाला, तीनों में डाल दिया। अच्छा, अब देखो पहला स्टेप तीनों का सेम है, गौर से देखें आप, तीनों का पहला स्टेप सेम है। क्या मतलब सर? मतलब सुनिएगा, गौर से देखें, इधर देखें जरा। पहले रिएक्शन का पहला स्टेप देखें, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, NaHSO4 HCl, मानते हो? जरा सेकंड रिएक्शन का पहला स्टेप देखिएगा बेटा, क्या बन रहा है, NaHSO4 HBr। बेटा थर्ड रिएक्शन का पहला स्टेप देखिएगा, NaHSO4 और HI बन रहा है। तो आप देखें, HCl के केस में, NaCl के केस में NaHSO4 HCl, NaBr के केस में NaHBr NaHSO4 प्लस HBr, और बेटा Na के केस में NaHSO4 HI। तो तीनों का जो फर्स्ट स्टेप है वो सेम है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये बाकी जो नीचे वाले हैं, जो दो हैं ब्रोमाइड और आयोडाइड, उनके अगले स्टेप्स में चेंजेस हैं। तो जरा इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया तो HCl प्रोड्यूस हुआ, इधर HBr और इधर HI प्रोड्यूस हुआ। अब यहां पे ना बच्चे फंस जाते हैं उसके सवाल में। वो कहता है ये बताओ सबसे हाईएस्ट परसेंटेज यील्ड ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कहां होगा? सबसे हाईएस्ट हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब होता है, हेलो बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब होता है HX
HX का मतलब हो सकता है HCl, HX का मतलब हो सकता है बेटा HBr, और HX का मतलब हो सकता है बेटा HI। सही है। अब सुनो, वो कह रहा है इन तीनों में, मेरा क्वेश्चन मैं पहले लिखता हूं फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, शाबाश, जरा सुनिएगा। मैंने कहा आपसे हाईएस्ट परसेंटेज यील्ड ऑफ HX किस में होगी, सबसे हाईएस्ट किस में होगी। तो बेटा आसान चीज बताऊं, ये देखिएगा बेटा, परसेंटेज यील्ड ऑफ HX डिक्रीजेस, सबसे हाईएस्ट होगी HCl की और सबसे कम होगी HI की, हाईएस्ट। सो बेटा ये होगा हाईएस्ट, सबसे ज्यादा, और ये नेग्लिजिबल, लोवेस्ट होगा बेटा, लोवेस्ट। अब है रीजन ऐसा क्यों। देखो यहां पे ना मैंने कहा ना, थोड़ा जब तक बच्चे का कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, हमेशा फंस जाएगा कि सर ये क्या बात हो गई। अब जरा सुनिएगा, मैंने आपको 3 रिएक्शंस करवाए, हाँ कराए, तो जरा देखें बेटा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। बेटा रिएक्शन नंबर 1 को देखें, HCl प्रोड्यूस हो रहा है, HCl प्रोड्यूस हो रहा है, बट HCl में से Cl या HCl क्लोरीन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। एग्री करते हो? HCl प्रोड्यूस हुआ बट HCl Cl2 में कन्वर्ट नहीं हुआ। ओके, अब दोबारा देखिएगा, इक्वेशन नंबर 2 में HBr प्रोड्यूस हुआ, हाँ हुआ, लेकिन बेटा HBr कन्वर्ट किस में होता जा रहा है, ब्रोमीन के अंदर। गौर से देखें आप, तो बना, जरूर बना, बट कन्वर्ट हो गया। तो बेटा अगर वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी ना। अब आ जाओ, हाइड्रोजन आयोडाइड थर्ड रिएक्शन में जरूर बना है, बिल्कुल बना है। सवाल यह है क्या वो बनने के बाद एग्जिस्ट करेगा, जी नहीं। किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, आयोडीन। तो सबसे हाईएस्ट हाइड्रोजन हैलाइड की परसेंटेज किस में होगी, HCl, और सबसे कम वाली हाइड्रोजन हैलाइड परसेंटेज किसकी होगी बेटा, HI की। अच्छा इसी सवाल को एक और तरह से घुमा के पूछता है, बड़ा मतलब टेढ़े मेढ़े सवाल पूछता है इसके, ये जो ना, क्योंकि वो चेक करना चाह रहा होता है यार बच्चों को ये कॉन्सेप्ट है या नहीं कि ग्रुप 17 में टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीजेस और रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है, वो ये चेक करना चाह रहा होता है। देखो मैं आपको एक सवाल और समझाता हूँ, ये पास पेपर का एक और सवाल देखिएगा। देखो उसने कहा, जब हमने, अब जरा देखिएगा उसकी हरकतें देखिए, वो कहता है हमने सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो NaHSO4 और हाइड्रोजन आयोडाइड बना, हाँ बना, लेकिन हमें हाइड्रोजन आयोडाइड मिला नहीं। कहां चला गया, बना है ना, बना है, मिला नहीं, हम ढूंढते रह गए, अभी आएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, अभी आएगा, अभी रिएक्शन में से बाहर निकलेगा और बोलेगा ये लो मैं आ गया, है नहीं, कहां चला गया। जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हुआ वो रेडिली किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है, आयोडीन के अंदर। पता है क्यों, क्योंकि ग्रुप 17 में टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, और रिड्यूसिंग एबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो सोचो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में से किसके साथ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग बिहेव करेगा, आयोडाइड के साथ। रिवर्स कर दे, बताओ
क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन बिहेव कर रहा होगा? आयोडाइड। तो जैसे ही HI बना, रेडिली किस में कन्वर्ट हो गया? आयोडीन में। अब वो बोल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड डाला सोडियम आयोडाइड में, हाइड्रोजन आयोडाइड का वेट कर रहे हैं, अभी आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी, नहीं आई। लेकिन कह रहा है, दोबारा सुनिएगा, खुद कह रहा है लेकिन हमने क्या किया, जब हमने कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत सारी मिल गई। NaH2PO4 और हाइड्रोजन आयोडाइड गैस भरपूर मिल गई, बहुत सारी थी। सवाल यह है कि फॉस्फोरिक एसिड के केस में आपको हाइड्रोजन आयोडाइड मिली तो सल्फ्यूरिक एसिड के केस में नहीं मिली, रीजन क्या है? सही है, इसका मतलब होगा फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी सल्फ्यूरिक एसिड से कम है, क्योंकि अगर फॉस्फोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की तरह स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग होता बेटा, वो हाइड्रोजन आयोडाइड को हाइड्रोजन आयोडाइड रहने नहीं देता, किसमें कन्वर्ट कर देता? ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना देता। नहीं बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने इसका मतलब ये समझा कि फॉस्फोरिक एसिड या कॉन्संट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड इज वीकर oxidizing agent than concentrated sulfuric acid। ये समझा हमने इसका मतलब कि फॉस्फोरिक एसिड इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन सल्फ्यूरिक एसिड, तभी तो उसने उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सका, वरना तो हाइड्रोजन आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो चुका होता? आयोडीन के अंदर। नहीं हुआ ना। तो इस तरह के आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। मैं बच्चों से हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ यार, छोटी चुन्नी सी बात, एक बात हमेशा याद रखना कि यार अगर आपको दो बातें याद रहे ना, आप उसके सारे ट्रिकी क्वेश्चंस को गेस कर लोगे ये क्या क्या पूछना चाह रहा है, बेवकूफ कैसे बनाना चाह रहा है। एक, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। दो, रिड्यूसिंग एबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। बेटा दो बातें याद रहेंगी ना, मुझे नहीं लगता वो आपको कभी भी हैलोजन के अंदर तंग कर सकेगा। इसके साथ ही हमारे दोनों रिडॉक्स रिएक्शन खत्म हुए। मैंने आपको क्या बोला बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीजेस में दो रिडॉक्स रिएक्शन सिलेबस का पार्ट है। एक तो वही है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओलेविस वाला था, और एक कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाला है। इसी से रिलेटेड डिफरेंट सवाल पूछता रहता है, तो जब आप पास पेपर से क्वेश्चंस वगैरह देखोगे समझ में आ जाएगी। ये जो पहला रिएक्शन होता है बेटा क्लोराइड वाला और सल्फ्यूरिक एसिड वाला, इसके अंदर अक्सर बोलता है कि बताओ व्हाट इज बिहेवियर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन। तो आप बोलोगे एज एन एसिड ओनली, बस एसिड है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर सेकंड और थर्ड वाले में आपसे पूछेगा व्हाट इज बिहेवियर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग। समझ में आ रही बात? पहले वाले में कुछ किया ही नहीं तो आपने बोला बस एसिड है, छोड़ दो। लेकिन दूसरे और तीसरे में तो किया ना, उसने रिडॉक्स रिएक्शन पूरा किया। ब्रोमाइड को ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज किया, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज किया। तो नीचे वाले दोनों रिएक्शन में उसका बिहेवियर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन पहले वाले रिएक्शन में क्या बिहेवियर है उसका बेटा? एज एन एसिड, बस खत्म। आज का लेक्चर यहीं पे तक रखता हूँ बेटा, इंशाल्लाह। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट इंशाल्लाह कि हम अपना इनऑर्गेनिक को वाइंड अप करें। जब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।